दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि कैसे अनिल विज जी जैसे कद्दावर नेता को जो कि पूरे राज्य स्तर के नेता हुआ करते हैं, उनको पिछले 10 साल में धीरे धीरे इतना कमज़ोर कर दिया गया कि आज उनके विधानसभा क्षेत्र के ही बहुत जूनियर कार्यकर्ता, जो मेरे हिसाब से तो जितनी उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस है उतनी तो उनकी उम्र भी नहीं है उन जूनियर कार्यकर्ताओं की, वो अनिल विज जी को सुपरसीड करके ने और मुख्यमंत्री जी से मिलने लगे, लोगों को मिलवाने लगे। तो अपनी इस हालत पर अनिल विज जी बहुत दुखी हैं, तो उन्होंने अपनी इसी दुखी हालत में कल एक ट्वीट डाला, एक्स के ऊपर पोस्ट किया। तो उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अम्बाला छावनी के कुछ लोग हैं ना, वो समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद प्राप्त है, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों ये जो जैसे कमेंट आया ना, एक्स के ऊपर ये पोस्ट आई, ट्वीट आया, तो काफ़ी राजनीति में गर्मा गर्मी होगी और ये वायरल हो गया। तो दोस्तों कल वो एक इसमें अम्बाला कैंट में सदर बाजार में एक चौक टी पॉइंट है, वहाँ पर गए होंगे तो किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ पर गए तो पत्रकारों ने उनको घेर लिया और इसी ट्वीट के बारे में उनसे पूछने लगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ दोस्तों कि जैसे उन्होंने ट्वीट किया, एकदम से पता नहीं किसने और कैसे उनकी ऐसी चूड़ी टाइट की कि न उनसे सफाई देते बन रहा है, न उसका जवाब देते बन रहा है। और इस चीज़ का प्रमाण ये है कि जब उन पत्रकारों ने उनसे चार सवाल किए और चारों का उन्होंने एक ही जवाब दिया। पहले तो मैं एक बताना चाहूँगा कि पत्रकारों ने उनसे सवाल क्या किए, लेकिन ये सारे के सारे सवाल थे ये उसी ट्वीट के बारे में ही थे। तो पहले तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि जी आप कुछ लोगों को ये कह रहे हैं कि समानांतर भाजपा चला रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं। तो इसमें अनिल विज जी की बोलती बंद होगी और उन्होंने ये कहा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। चलिए जी, आप एक नेता कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर लेंगे। तो फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा कि अच्छा जी आपने कहा कि ऊपर वालों की शय पर, ऊपर वालों के कहने से, तो ये ऊपर वाला कौन है। तो उसका जवाब भी वो नहीं दे पाए। तो उन्होंने फिर कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। चलिए जी, आप पत्रकार है, जब नेता जवाब नहीं देना चाह रहे तो क्या करें। अब फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा कि अच्छा ये बताइए कि काफ़ी बार आपने ये भी कहा था, इलेक्शन के टाइम में भी आपने कहा था कि बीजेपी के लोग कुछ भीतरघात करने लग रहे हैं और बीजेपी के लोगों की कहानी में हारते हारते बचाऊं या वो बीजेपी के लोग कौन थे जो भीतरघात कर रहे थे। तो इसका जवाब भी अनिल विज जी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। तो एक पत्रकार ने पूछा कि जी आपके ट्वीट के ऊपर मामला काफ़ी गर्म होता जा रहा है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। इसका जवाब भी अनिल विज जी ने नहीं दिया और इसके ऊपर भी कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अनिल विज जी ने कल ट्वीट तो कर दिया, एक्स पर पोस्ट तो डाल दी, लेकिन पता नहीं कहाँ से और कैसे और किसने उनको या तो धमकाया या क्या किया या वार्निंग दी। अब कोई ऊपर वाला सीनियर ही दे सकता है, पार्टी हाईकमान ही दे सकती, कोई जूनियर नेता तो उन्हें वो दे नहीं सकता, धमका नहीं सकता। तो कल के बाद से वो बिल्कुल चुप है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल के बाद से चुप हो, उन्होंने जब भी कोई भी ट्वीट किया है या कोई स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद उन्होंने हमेशा ही अपने आप को कमज़ोर महसूस किया है। इलेक्शन जब नायब सैनी जी इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के दौरान घूमने लग रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जी ये मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले वाले मुख्यमंत्री हैं। तो पार्टी हाईकमान ने, केंद्रीय हाईकमान ने उनको ऐसा टाइट किया कि उस दिन के बाद से वो वैसे ही कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन टाइम टू टाइम अपनी फ्रस्ट्रेशन जरूर निकाल रहे हैं। तो ये दोस्तों ऐसी हालत क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सोचने का विषय। मैंने कल भी बताया था कि ये सिर्फ भाजपा में ही नहीं, हर पार्टी का जो सीनियर नेता होता है वो ये चाहता है कि मेरा ही एक छत्र राज रहे और मेरे के समानांतर कोई भी पैदा न, चाहे वो कांग्रेस में हो या फिर बीजेपी में हो, किसी अन्य पार्टी में। अगर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो हम बीजेपी के बारे में भी कहना चाहेंगे कि बीजेपी के कुछ ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे और अपने हलके के कद्दावर नेता हुआ करते, और उनके एक इशारे पर हजारों आदमी, लाखों आदमी की भीड़ इकट्ठी हो जाया करती। लेकिन पिछले 10 साल में उन लोगों को इतना कमज़ोर कर दिया गया कि आज वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। पार्टी का राज है सेंटर में भी, यहाँ पर भी तो पार्टी छोड़ नहीं सकते, लेकिन पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि कल राव इंद्रजीत जी और रामविलास शर्मा जी के बारे में बताया था,
और मैंने बताया था कि रामविलास शर्मा जी कभी बीजेपी के इतने सीनियर लीडर हुआ करते कि वो टिकट वितरण का काम वो किया करते, यानी जिसको उन्होंने रिकमेंड कर दिया टिकट उसी को मिला करती एमएलए के लिए, विधायक के लिए चुनाव लड़ने की। और जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई उस टाइम वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते और उससे पहले वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके, यानी सबसे सीनियर मोस्ट रामविलास शर्मा जी थे। और आज रामविलास शर्मा जी को ऐसा कमजोर कर दिया गया कि आज वो न 3 में है न 13 में। पिछले जब इसी 2024 के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला तो वो स्टेज के ऊपर ही रोने लग गए थे। ये हालत थी इतने कद्दावर नेता की। और दूसरा मैंने कल भी बताया था राव इंद्रजीत जी। राव इंद्रजीत जी आज भी पूरे अहिरवाल के सबसे कद्दावर नेता है, एक छतर नेता है। उनका मुकाबला आज भी कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं इतने कद्दावर नेता है कि हालांकि कांग्रेस में भी उनके साथ बुरा हुआ और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर ना उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो बीजेपी में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत ही उनकी दुश्मन बन गई। वो इतने मजबूत नेता है कि आज जब लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हाईकमान, स्टेट हाईकमान राव नरबीर जी को ऊपर उठाने लग रही है, उनके पैरेलल उठाने लग रही है, तो कल एक रेवाड़ी में शायद कोई प्रोग्राम था, कोई जाट धर्मशाला थी, उसमें किसी पत्रकार ने सवाल पूछा उनसे तो राव इंद्रजीत जी के बारे में, तो उन्होंने राव इंद्रजीत जी के बारे में कहा कि वो बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि आज भले ही लोग ये कह रहे हो कि बीजेपी के अंदर अगर चलती है तो राव नरबीर जी की ज़्यादा चलती है, लेकिन खुद राव नरबीर जी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राव इंद्रजीत जी बहुत बड़े नेता हैं और वास्तव में वो अहिरवाल के सबसे बड़े नेता हैं। आज उनका मुकाबला राव नरबीर जी नहीं कर सकते। और कल उन्होंने ये जाट धर्मशाला में बोल भी दिया। अरे हाँ, 1 मिनट थोड़ा दोस्तों एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा मैं। कल ये राव नरबीर जी कल या परसों जाट धर्मशाला है रेवाड़ी के अंदर, वहाँ गए थे और उन्होंने 56 लाख रुपए का सहयोग दिया था जाट धर्मशाला को। तो मैं राव इंद्रजीत जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से भी करता हूँ, भारत लिंक परिवार की तरफ से भी करता हूँ कि चलिए ऐसे उसमें राव नरबीर जी ने जाटों की कुछ तो सुध ली। अब क्योंकि मैं भी जाट हूँ तो इसलिए मैं भी उनको साधुवाद तो देना ही चाहूँगा, उनका धन्यवाद तो करना ही चाहूँगा कि ऐसे में जब जाट कम्युनिटी बेचारी कम्युनिटी बन के रह चुकी है, न आरक्षण के कारण नौकरी मिलने लग रही है, न उनके पास ज़मीन बचने लग रही है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, न उनका कोई बिजनेस है न और कुछ है, तो जाट कम्युनिटी को आज वास्तव में ज़रूरत है, पॉलिटिकल सहारे की ज़रूरत है, नेता की ज़रूरत है। और ये जितने जाट नेता ना आजकल ये सिर्फ जाटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाटों के लिए कुछ नहीं करने लग रहे। तो ऐसे में अगर कोई बीजेपी का नेता जाट कम्युनिटी के लिए कुछ सहयोग करता है, वो करता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राव नरबीर जी का। और ऐसे में जब मनोहर लाल खट्टर जी के दिल के अंदर जो जाटों के प्रति कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, और ऐसे में जब बीजेपी का कोई नेता जाट कम्युनिटी की हेल्प करता है तो उसके लिए वास्तव में वो साधुवाद का पात्र है। ये मैं कहना चाह रहा था। खैर धन्यवाद राव नरबीर जी। खैर चलिए दोस्तों, तो अब मैं ये कह रहा था कि जैसे राव इंद्रजीत जी और रामविलास शर्मा जी की ताकत ही उनकी दुश्मन बन गई, इसी तरह अनिल विज जी की ताकत भी उनकी दुश्मन बन गई। और अनिल विज जी जैसे नेता को कमजोर इसलिए किया गया है कि कल को अगर वो बगावत कर दें तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए पार्टी हाईकमान को। और इन 10 सालों के अंदर इतना उनको कमजोर कर दिया गया है कि आज उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, कहाँ जाएं। और खुद ट्वीट करके उनको ये कहना पड़ रहा है कि मुझे बताएं आप कि अब मैं क्या करूं। और यानी उनके जूनियर जो लीडर हैं वो भी उनसे बगैर पूछे मुख्यमंत्री से मिलने लग रहे हैं, लोगों को मिलवाने लग रहे हैं, अपना कद बढ़ाने लग रहे हैं और मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने लग रहे हैं। तो ये अनिल विज जी के लिए बहुत ही ऐसी सिचुएशन है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात ये है कि वो बोलना तो चाहते हैं अनिल विज जी, लेकिन जैसे ही बोलते हैं उसी तरह उनको चुप करा दिया जाता है और वो चुप हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हिम्मत है अनिल विज जी तो लड़िए, और अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो मत लड़िए, मत बोलिए, चुपचाप घर बैठ जाइए। अगर बोलते हो तो डरो मत, डरते हो तो बोलो मत। सिर्फ यही कहना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। अगर मगरमच्छ से टकराने की हिम्मत है, हौसला है तो खुल के बोलिए, नहीं तो फिर आज अगर आप बोलते हैं कल को कोई आपसे उसके बारे में कुछ पूछता है तो फिर आपकी बोलती बंद हो जाती है। ये और भी सिचुएशन हास्यास्पद हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा जो कुछ भी करें समझदारी से उससे करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं आज भी मानता हूँ कि अनिल विज जी
बहुत कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उस टाइम के नेता हैं जब कोई बीजेपी का नाम लेवा भी नहीं था उस क्षेत्र में। उस टाइम वो अपने दम से जीतते आ रहे हैं, अपना जन आधार है उनका, और आज उन्हीं का जन आधार उनके हाथ से फिसलने लग रहा है। ये दोस्तों किस्मत की बात है। खैर चलिए, पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी, हर एक की पॉलिसी, हर एक नेता की पॉलिसी होती है, क्या कर सकते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरा ये आकलन सही है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा आकलन गलत है, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, तो आप कृपया कमेंट करके फिर भी बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। क्योंकि आकलन तो आकलन है, ये तो है नहीं कि मैंने किसी से पूछा हो, कहीं से पढ़ा हुआ और कुछ किया। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे कहता हूँ। वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आप मुझे तथ्यों सहित बताएं कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। और चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा इसी तरह हौसला बढ़ता रहे और आप लोगों के सामने वीडियो लाता रहूँ। आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए टाइम लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।